बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी अहम बातें की हैं। उन स्टेटमेंट्स पर मबनी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला होगा आज, और उनके कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर ही हम बातचीत करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, इसलिए हटाया था कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि दिल चाहता है कि आज सिंधी ज़बान में गुफ्तगू करूं और दोस्तों और दुश्मनों को अपना पैगाम भी दूं। सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फ़िलासफ़ी है, और हमारी सियासत भुट्टो और बेनज़ीर वाली है। बड़ी अहम बात है जिस पर हम जो है अपना बुनियादी सवाल भी उठाएंगे और अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि ये जो आसिफ अली ज़रदारी कह रहे हैं कि हमारी सियासत भुट्टो और बेनज़ीर वाली है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा जब हम ये सुनते हैं, जब हमें भुट्टो और बेनज़ीर वाली सियासत का आता है जहन में, तो फिर रोटी कपड़ा और मकान क्या 15 सालों में, अगर हम ये बात करें पिछले 15 सालों की, तो क्या पीपल्स पार्टी ने आवाम को रोटी कपड़ा और जो है वो मकान वाली सियासत की नहीं की, देने में कामयाब हुए नहीं हुए? इस पर मबनी हम जो है वो सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं उन्हें क्या लगता है ये आसिफ अली ज़रदारी जो बातें कर रहे हैं। बिलखुसूस उन्होंने PTI के हवाले से जो बातें की कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया गया, बल्कि इसलिए हटाया गया कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन रज़ा खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट असद खलल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। मोहसिन रज़ा खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई, सियासी रहनुमा भी अपने बयानात, अपने मंशूर, अपने मैंडेट अवाम के सामने पेश करने लगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, बड़ी अहम बात की, स्पेशली ये बात कि हमारी सियासत जो है वो भुट्टो और बेनज़ीर वाली है। आपको लगता है ये बात सही है? देखें, कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, और कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। वो कायद-ए-आज़म की भी बात कर सकते थे कि हमारी सियासत कायद-ए-आज़म की है। लेकिन जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि 15 साल की जो उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए सिंध में, तो वो इसके बरक्स है। इन्होंने सिंध में को मौजूद दौड़ों के तौर में पहुँचाने की कोशिश की है जो पुरानी तहजीब थी, और तक कि लाड़काना जैसी जगह पे, जो कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल के लिए अहम जगह है, और उसको भी वो तामीर नहीं कर सके, उसको भी बेहतर नहीं बना सके। तो बाकी सिंध की तो हालत बहुत ही मखदूश है। अभी वो कहते हैं कि हमने सिंध के कुछ हिस्सों का काम किया था, अब बाकी सिंध का, यानी कि आपको 200 साल चाहिए सिंध को बेहतर करने के लिए। वो कहाँ गए उसके फंड, कहाँ गए उसकी वसाइल जो सिंध के हैं, वहाँ ना सड़कें हैं, ना जो मोटरवे बन रहा था उसके भी पैसे आपके DC खा के भाग गए, और आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नेब को करना पड़ा। तो ये सब कुछ लोगों के सामने है कि किस तरह सिंध में सिफारिश की बुनियाद पे लोग सरकारी अफसर भर्ती होते थे, किस तरह वजीर जो है अरबपति नहीं बल्कि खरबपति बन चुके हैं, और उन्हें कोई पूछने वाले नहीं। तो किस मुँह से वो लोगों को ये भाषण दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनकी आसिफ ज़रदारी की खिदमात भी बहुत हैं। बेनज़ीर के बाद उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, ये बड़ा उनका क्रेडिट है। लेकिन जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस है, बहुत ही ख़तरनाक हद तक ख़राब है, और उस पर एतबार किया जाना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मांडला साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आसिफ अली ज़रदारी ये कह रहे हैं कि मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे, तो मुखालिफिन जब बात कर रहे हैं, सिर्फ नून लीग की जानिब इशारा है या PTI की जानिब भी इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा।
देखिए, ये जो सियासी लीडर हैं, ये जो बयानात देते हैं ना, तो बयानात के पीछे बहुत सारे इनके सरों में दर्द होते हैं आपने, कि जो दर्द जो है ना वो अपने बयान के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। असल में तो बात कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन वो दबे अल्फाज में गवा के करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर कोई हमारी डिमांड आपने न मानी तो हम इस रास्ते पे चले जाएं और कुछ दूसरी पार्टी के साथ ना कोई इस तरीके की हमदर्दी ज़ाहिर करे, तो मामला इनके कहीं और सेटल हो रहे होते हैं और बातें कुछ और ही होती है। देखना, जहाँ तक उनके पहले बयान की बात है ना कि हमें भुट्टो का और जो बेनज़ीर की सियासत है हमारी वो सियासत है, तो मेरा है भुट्टो के दौर से भी जब पाकिस्तान दौलत हुआ तो उसमें उसकी भी हिस्ट्री सबके सामने है। फिर बेनज़ीर के दौर की भी हिस्ट्री सामने है, जब ये सिरे महल के बड़े बड़े स्कैंडल बने, तो मैं ये वही एक दौर थे, वो बड़े सुहाने दौर। तो फिर ये जो 15 साल का इनका टर्नओवर था, बीच में इनको खुद भी हुकूमत मिली, तो उस वक़्त से लेकर आज तक मेरा है कि कराची की जो गंदगी है वो तो साफ़ किसी से नहीं हो पा रही। तो गंदगी के एक ढेर लगे हुए हैं, बार लगे हुए हैं, वफाक को इंटरवीन करनी पड़ती है, NGOs को जाके जो है ना वो गटर के ढकने जो है ना वो वहाँ लगाने पड़ते हैं, वो कुत्ते मार जो दवाई है वो वहाँ दस्तयाब नहीं है। अगर वहाँ कराची की टारगेट किलिंग की हालत देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि जो पिछले 15-20 साल में हज़ारों की तादाद में जो है ना वो वहाँ सड़कों के ऊपर है। फिर 12 मई जब हुआ सानिया, वो सब के सामने है। फिर बल्दिया फैक्ट्री में 250 बंदा जो जल गया, तो मेरा ख्याल है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता। माना सब 12 मई को वो नहीं थे, 12 मई तो उससे पहले का है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ जितने भी ये बड़े बड़े सानियात जो उनकी मौजूदगी में हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। जैसे मोहसन साहब पहले बता रहे थे कि वो जो सड़कों की जो है ना खस्ता हाली है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो सबके सामने है। लेकिन बेहतर ये होता तो कि ये तमाम जो पर्सनैलिटीज के नाम लिए ना उन्होंने, उससे बेहतर होता कि ये पाकिस्तान का नजरिया क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान को तो इस नजरिए की जरूरत थी, इस डगर पे चलाना था। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तान को कैसे चलाना है, इसका दस्तूर क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन बताने वाला, 1300-1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम के जरिए पूरा कुरान जो है ना वो नाज़िल हो चुका है अल्लाह का। इसका निज़ाम वो है, ये पक्का ज़ाब्ता हयात है। जब तक ये तमाम पार्टी और तमाम मुक़्तदर हलकों में ताकतवर लोग इस डायरेक्शन के ऊपर मुल्क को लेकर नहीं चलेंगे तो मेरा ख्याल है ये भटकते रहेंगे। इंसाफ नहीं है, कत्ल होते हैं, सजाएं नहीं है, चोरियां होती हैं, सजाएं नहीं है, सारा कुछ होता है। ये दीदी की हुकूमत में हुआ ना कि ओमनी ग्रुप यहाँ आए, पापड़ कौंड, फलूदा कौंड, ये कहाँ से आगे थे, ये किसकी थी जो मशहूर, जो बेनज़ीर का था या भुट्टो का था। फिर इसको अपने साथ लेट भी करे कि ये जो काम हुए थे ये उनके मंशूर के थे या नहीं थे। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया है। असद खलल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई आज की पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो के मंशूर वाली पार्टी नहीं रही? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, भुट्टो के ऊपर तो कोई करप्शन के इल्जाम नहीं थे। जिस तरीके से जरदारी साहब और उनकी पार्टी के ऊपर इल्जाम हैं, केसेज हैं, तो किसी हवाले से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये भुट्टो की मशहूर वाली पार्टी है। बाकी मामला जो है तो अभी पोलिटिकल जो सिनेरियो है, जिस तरीके से एक तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि सूबा सिंध की हुकूमत भी वो बनाएंगे और वफाक में भी वो हुकूमत बनाएंगे। दूसरी जानब जो है नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से दावा है, नीति की जानब से कि चौथी मरतबा हर टीम से कह रहे हैं पूरे वसूल से कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अगर हम बात करें पिछले इंतखाबात के हवाले से भी, तो जो पीपल्स पार्टी है वो क्लेम कर रही है कि 70 से 75 जो कौमी असम्बली की सीटें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेंगे। पीछे उनके पास 56 के करीब सीटें थी, जिसमें सिंध में 49 थी, पंजाब में उनके पास 7 सीटें थी और बलोचिस्तान और KPK में कोई सीट नहीं थी। अगर पंजाब की बात की जाए तो नून लीग के पास जो है वो 60 सीटें थी और KPK में भी 1-2 सीटें थी, गालिबन उनकी सिंध में और बलूचिस्तान में भी। सिंध में तो नहीं थी और बलूचिस्तान में शायद की एक सीट थी और इस्लामाबाद में भी नहीं थी उनकी सीट। अब मामला ये है कि अगर बात की जाए कि जो 14 सीटें जो माले गनीमत है PTI वाली, अब उनके अंदर होनी है बंदरबाग कराची की, 22 सीटें कराची की हैं
तो वहाँ पे 58 की सीटें तो कम ही होंगी, 14 से 11 तो नहीं दे सकेंगे, और उन सीटों के अंदर तकसीम होनी है कि एमक्यूएम को कितनी मिलनी है। एमक्यूएम को तो सारी सीटें वो वापस नहीं मिल जाएंगी, और ना ही नून लीग वहां से निकाल सकती है। तो पीपल्स पार्टी जो अभी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपने देखे ही है, तो वहां से निकाल लेंगे। इंटीरियर सिंध के हवाले से जो इलेक्टेबल है वो भी साथ, जिस तरह जरदारी साहब ने अभी गोटकी में मिलाए हैं, जीडीए तोड़ रहे हैं वो, और दूसरी तरफ अलायंस बांध रहा है, लेकिन वो अलायंस जो है नून लीग या जेयूआई पे या एमकॉम का अलायंस है, वो मैंने समझा कि बहुत टफ टाइम दे सकता है जरदारी साहब को। ठीक। तो लिहाजा वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पंजाब के हवाले से भी 141 अगर सीटों की बात की जाए तो 45 अगर साउथ पंजाब की साइड पे रख दें तो बाकी 100 सीटें तो नून लीग खाली मिल नहीं जानी। उसके अंदर जारी बात है शेयर मेजर जरूर होगा सेंट्रल पंजाब के हवाले से 100 सीटों में से नून लीग का, लेकिन उसमें आईपीपी को भी शेयर मिलेगा, कोई थोड़ा बहुत कुछ पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, चले राजा परवेज सब कायरा या फैसलाबाद से, कुछ गुजरात वाला से, तो 2-4 सीटें इधर से वो निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो यही सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। बाकी जो मिला जुला रुझान होगा, और वहाँ पे जो साउथ पंजाब में भी 5-6 सीटें जो है अगर पीपल्स पार्टी निकालती है तो ठीक हो गया लिहाजा सर, ये तो जो आने वाला सूरत वक्त हाल है, बताएगा कि किस तरह से ये एडजस्टमेंट्स होगी। ज़रा इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को पिछले 15 सालों में रोटी, कपड़ा और मकान दिया, या इसमें वो कामयाब रहे? सिर्फ और सिर्फ नाजरीन 4% को ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान देने में कामयाब रहे, जबकि 96% इस बात को नहीं मान रहे। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और बात करेंगे लाहौर शहर की, जहां पर स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं और इसी के पेश नज़र कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। उन्हीं पर मबनी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला होगा। आपको बताएं कि स्मोग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 10 नवंबर जुम्मे के दिन लाहौर डिवीज़न के तमाम अजला, गुजरांवाला, वज़ीराबाद और हाफिज़ाबाद के अजला में स्मोग के पेश नज़र छुट्टी का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि फैक्ट्रीज़ को बंद नहीं कर रहे, अगर आम मजदूर का चूल्हा बंद कर देंगे वो भी 4 दिन के लिए, तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हम एक छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं और सोच समझ कर रहे हैं। जुम्मे को स्कूलों में वैसे भी आधा दिन होता है, हफ्ते को मार्केट्स बंद होंगी, ताजिर जुम्मे को मुनासिब समझेंगे तो बंद कर देंगे। ये तो एक बात हमारे सामने आ गई कि ये ऐलान किया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, लेकिन जो बेसिक इशू है वो स्मोक का है, जिसने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। एक दिन छुट्टी या 3-4 दिन छुट्टी से क्या स्मोक ख़त्म हो जाएगी? स्मोक क्रिएट करने वाले जो कॉजेज़ हैं, जो वजूहात हैं, उन पर किस तरह से इकदाम किए जाएंगे? उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या उनको कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत इस वक्त हमें संजीदा नज़र आ रही है, नहीं आ रही? वो पोल्यूटेंट्स जो इस वक्त लाहौर शहर को मज़ीद आलूदा कर रहे हैं, उनको आलूदगी से बचाने के लिए या इस शहर को महफूज करने के लिए किस तरह से हम जो है वो इकदाम कर सकते हैं? इसमें शहरियों की क्या जिम्मेदारियाँ, उस पर भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन साहब, ये एक दिन छुट्टी का ऐलान जो कि 4 दिन का एक सैंडविच बन रहा है कि 4 दिन छुट्टी होगी, क्या इस छुट्टी से लाहौर के शहरी महफूज हो जाएंगे? लाहौर शहर स्मोक से बच जाएगा? गाड़ियां कम चलेंगी? या फिर आप नहीं समझते कि ये सिर्फ एक लोगों को सिर्फ ये टाइम पास करने का कहा जा रहा है कि अगर वो इस पर आवाज़ उठाते हैं कि ये शहर आलूदा तरीन शहर बन गया है, हमें इससे बचाएं या इसकी आलूदगी ख़त्म करें? देखें, मोहसिन नकवी साहब को तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर आए हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं भी, वो तमाम सूबों के लिए एक मिसाल है। और हत्ता कि मरकज़ी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, उसमें भी कोई शख्स इतना एक्टिव नहीं है जितना मोहसिन नकवी पंजाब में है। ये मसले के तरफ हल की तरफ एक कोशिश है, और ये लोगों में अवेयरनेस भी पैदा करना है और कोशिश करना है, क्योंकि आप देखें कि दिल्ली में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ जो वर्ल्ड कप में खिलाड़ी हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और कई शहरों में तो आज ये हालत थी कि आज दोपहर तक वहाँ स्मोक की इतनी बुरी हालत है। मुस्लिम लीग की जो एक बड़ी मीटिंग होनी थी वो भी मुलतवी होगी इस वजह से। तो ये बड़ा परेशान कुन मसला है, और उस पर मोहसिन नकवी की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन इसके लिए और भी काम करना चाहिए। और इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान के जो मुतल्लिका अमूर के एक्सपर्ट हैं उनको भी
कोशिश करनी चाहिए, EPA को करनी चाहिए, और वफाकी हुकूमत का जो क्लाइमेट चेंज का महकमा है, वजारत है, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ा मसला जो है दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा है, और ये अब बच्चों की और जवानों की और घरों की में रहने वाली ख्वातीन के सर लिए। यहाँ आपको इंटरप्ट कर दूंगी माजरत के साथ सर, लेकिन जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं कि छुट्टी का ऐलान किया गया, ये 4 छुट्टियां बन रही हैं। बेसिक इशू ये है कि स्मोक क्रिएट हो रहा है गाड़ियों के धुएं से बहुत ज़्यादा। तो सर ये तो इस तरह होगा कि इस तरह लोगों को ये भी तो हम कंट्रोल करने का कह सकते हैं ना कि वो घरों से बाहर ना निकले। छुट्टी देख के वो तो इधर उधर जाएंगे, पार्क्स में घूमेंगे या फिर रिश्तेदारों के घर विजिट करेंगे। नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा तो आपकी गाड़ियाँ स्कूलों में बच्चों को ले जाने के लिए, फैक्ट्रियों में ले जाने के लिए, दफ्तरों में इसमें इस्तेमाल होती है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर 10% भी सर तफरीह के लिए जाते हैं तो वो किसी और वक्त पे नहीं जाएंगे। सुबह 8 बजे तो लोग स्कूल के टाइम पे एक साथ निकलना जो है, ये स्मोक को ज़्यादा, अगर दिन में वक्फे से गाड़ियाँ चले तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वही जो एक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कचरा जलाया जाता है, ज़रूरी फजूलात जो हैं ये जलाए जाते हैं, और ये जो ईंटों के भट्टे हैं और कोयले से चलने वाले कारखाने हैं, अपने साहिवाल में कोयला का कारखाना बिजली बनाने का लगा दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट के हवाले से प्लानिंग किए बगैर ये शुरू किए जाते हैं मंसूबे, और बाद में इसके नुकसानात जो होते हैं वो ना सिर्फ अब पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी जो स्मोक बन रहा है उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया में भट्टे हैं या दूसरे वहाँ टायर जलाए जाते हैं पुराने, और दीगर अशिया जलाई जाती हैं, तो उससे भी स्मोक काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मंडला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इकदामात पंजाब हुकूमत कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और जब हम बात करते हैं गाड़ियों के धुएं की, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों की अगर हम क्वालिटी पे बात करें तो उसको बेहतर बनाना भी यकीनन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको ग्लोबली डिस्कस करना चाहें तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम टेक्नोलॉजी में अभी उस हद तक आगे नहीं गए, शायद इसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। देखिए उमर, इस पे तो कोई शक नहीं, जो बात आपने कही कि हम बहुत पीछे हैं दुनिया को अगर कंपेयर करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि स्मोक पहला साल तो नहीं है ना, कि पिछले कई सालों से स्मोक जो है ना उसका सामना करना पड़ रहा है हमें। जिस तरीके से हर साल जो है वो सैलाब भी आता है, उसका भी हम सामना करते हैं। हमारे हुकूमतों में, अदारों में कितनी कम्पिटेंसी है कि वो क्या इसके आने से पहले उसके लिए क्या काम करते हैं। पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि आएगा, हम छुट्टी मना लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबको पता नहीं अदारे किस लिए हैं, क्लाइमेट के अदारे किस लिए, क्या काम करते हैं हम। उनके ऊपर बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े बजट और क्या क्या अखराजात उनके ऊपर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये काम था कि अगर गाड़ियों की तरफ जाते हैं तो क्या ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो देते हैं अदारे मौजूद हैं, कानून भी मौजूद हैं, और जब गाड़ी चलती देखते हैं बाज़ औक़ात सब नहीं, कैसी गाड़ियाँ कि जैसे वो भट्टा चल रहा है। फिर जिन हुकूमतों ने, जो दूसरे मुल्कों ने अपने मुल्कों में मना किए, ममनुआ थे कि ये अपने कारखाने जो है ना वो कोयले के नहीं लगाने, यहाँ कमीशन के बैग की लत ने उनको मजबूर किया होगा कि आप लगाओ, क्यों, अवाम के दुश्मन थे वो। फिर दूसरा जो डीजल इस्तेमाल होता है, अभी तो सारी दुनिया बोल रही है ना बिल्कुल कि स्मगलिंग का डीजल आता है, तो वो सबको पता नहीं कि वो गाड़ी के लिए नुकसानदेह है। जब वो गाड़ी के अंदर जाता है तो धुआं जब बाहर फेंकेगा उसके अपने असरात होंगे। तो मेरा ख्याल है फिर जब दरख्तों की कटाई होती है, क्योंकि आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जिसके लिए आगे जो ज़रूरियात हैं वो वैसे आपको कर दी हैं, क्योंकि घर जो है ना वो उस तरीके से नहीं है। फिर आपकी पोल्यूशन, दरख्त काटे जा रहे हैं, यानी कि जो नदी नाले हैं, जो सब्जा है, इसको यानी कि हौसल सोसाइटियों की तरफ जो है ना वो काट काट के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जैसे बड़े शहर है, क्यों सबको नहीं पता कि आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पे आकर, तो उसके लिए क्या क्या खतरात सामने आ सकते हैं। तो क्या हुकूमतें आज भी इसके ऊपर कोई सोचो विचार कर रही हैं कि भाई आपने जो ज़री अराजी है उसको बैन करें, कि वहाँ कोई हौसल सोसाइटी की कोई NOC ना दे, कोई जारी ना करे,
कोई पहाड़ी इलाका है, कोई रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, वहाँ कोई शहर नहीं बनाए खुदा के लिए जी। क्योंकि सर ये मसला सिर्फ लाहौर का नहीं, लाहौर डिवीजन का है जिसके अंदर बहुत सारे शहर आ रहे हैं, हाफिजाबाद आ रहा है, वजीराबाद आ रहा है, गुजरांवाला आ रहा है। नहीं देखो जी, सारी एक ही पट्टी है ना, यहाँ आबादी ज़्यादा है, जब आबादी बढ़ेगी तो उसके लिए मकानात बनेंगे, सोसाइटियाँ बनेंगी, सब्जा जो है वो कम हो जाएगा, दरख्त जो है वो काट देंगे, तो क्या होगा, पोल्यूशन ही होगी ना। तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन किस तरफ जाती है, वो इंसानी जानों का एक खतरे का जो है ना सबब बनती है। तो मेरा है हुकूमतों को इसके ऊपर बड़ी एक तरतीब से और कोई जो है ना पैरामीटर जो है वो लेने चाहिए, ठीक हो गया, फौरी इकदाम करने चाहिए। असद खलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्मोक से बचने के लिए आलूदगी फैलाने वाले अनासिर की रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए या सिर्फ स्कूलों की छुट्टी दे देना ही वाहिद ऑप्शन है? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमने देखा है गुज़श्ता 75 साल से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में हर साल मून का सीजन आता है, चुनाव आते हैं, तबाही आती, बारिशें आती। अब ये जो स्मोक का मसला है ये कुछ साल 2 साल पुराना नहीं, आप तो भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल आप देखिए अक्टूबर और नवंबर जब शुरू होता है तो इस तरह के ऐलानात और कैंपेन और ये जो बयानात तो जारी हो जाते हैं, लेकिन इसका जो है इसकी रोकथाम के लिए किसी किस्म के कोई मेजर्स नहीं लिए जाते। देखिए इसकी बुनियाद रूट काज क्या है, एक तो आपकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अच्छा चले वो तो कम नहीं हो सकती, जितना मर्जी आप जाने, लोगों ने निकलना है, जॉब पे जाना है, लोगों ने स्कूलों में जाना है, बच्चों ने जाना है, और ये लोग जो है ये तो उनको आप नहीं रोक सकते। ठीक हो गया। असद खलील साहब, ये भी जरा आपसे जानना चाहूंगी, जहां हम फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने की बात करें, वहीं हुकूमत को ये भी चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसीज डेवलप करें ताकि इससे आवाम तो मुतमईन हो, आवाम को तो फौरी रिलीफ मिल सके। देखिए ये कई सालों से ये मामला है, तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना सामने आई है ना शॉर्ट टर्म आई है। अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती तो आज ये सूरत ना होती है। देखिए बाकियात फसलों की गिराई जा रही है, जो भट्ठा है वो उसी तरीके से चल रहे हैं, आपकी जो पानी है वो आलूदा हो चुका है, नहरों का हर जगह पे टैंकरीज और मुख्तलिफ केमिकल, उसके अंदर आपका जो पानी वो आलूदा, आपकी फिजा आलूदा, और आपकी सड़कों के ऊपर गलियों मोहल्लों के अंदर जो कचरे के जगह जगह ढेर आपको नजर आ रहे हैं। तो मामला ये है कि ये स्मोक जो है ये जो कोई एक दिन में नहीं हुआ या एक साल नहीं आया, बिल्कुल तो आप तकरीबन 8-10 साल से ये मुसलसल हमें इसके साथ जो है इस चैलेंज का सामना है। लेकिन वही बात है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इस हवाले से इसके खात्मे के लिए, और यही जो है चीज अगर आप इंसेंटिव दें, जो फसलें बादशाह किसान गिराते हैं वहाँ पे हुकूमत इस तरह के इकदाम करे तो इससे बचा जा सकता है, वरना इस तरह के पर्चों से, मुकदमात से, जुर्मानों से और जुबानी जमा खर्च से ये मामला गंभीर होता जाएगा। छुट्टियां देने से या स्कूल बंद करने से ये मामला जो हाल नहीं होता। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन भी आ गया है। हमारा बुनियादी सवाल था क्या पेट्रोलियम मसनूआत की क्वालिटी में बेहतर से भी स्मोक की रोकथाम में मदद मिल सकती है। 83% को ऐसा लगता है जबकि 17% ऐसा नहीं मानते। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन जंग के हवाले से जिसमें कशीदगी जारी है और गज़ा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 24 घंटों में मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली हुकूमत आलमी मुजाहिरों को संजीदा क्यों नहीं ले रही, ये है हमारा बुनियादी सवाल जो हम अपने मेहमानों की जानिब रखेंगे और उनसे जानेंगे क्या वाकई इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पुश्त पनाही है जिसकी वजह से इसराइल जो है वो आलमी मुजाहिरों को भी अब सीरियस नहीं ले रहा। सर क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तो बात अलग है। सबसे पहले तो देखना है कि आलमी इस्लाम कितना संजीदा है। अगर वो इस गज़ा में जो इंसानी कत्ल आम हो रहा है और नस्ल कुशी हो रही है, अगर इसको रोकने के लिए संजीदा है तो उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं? मैं समझता हूँ कि निशिस्तान गुफ्तन और बख्तास्तान के अलावा इस्लामी दुनिया ने कुछ नहीं किया है, बल्कि इस्लामी दुनिया से ज़्यादा तो यूरोप में और अमेरिका में लोग सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मगरब और अमेरिका जो है वो इंसानी हकूक़ के मामले में सिर्फ इस्लामी दुनिया को निशाना बनाने पे तुला होता है। उन्होंने इसराइल की जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, बल्कि
गज़ा में सीज़ फायर में सबसे बड़ी रुकावट अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन है, और वो कहते हैं कि अगर गज़ा में सीज़ फायर हुआ तो हमास जो है वो फिर इकट्ठी हो जाएगी। और अब देखें, उन्होंने गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करके और वहाँ कत्लेआम जारी है और बदतरीन इंसानी नस्ल कुशी हो रही है। और इंसानी तारीख जो है, मौजूदा इंसानी तारीख है, इसमें कभी इस तरह नहीं हुआ है कि आप एक छोटी सी पट्टी को जिसमें सिर्फ मुसलमान रहते हैं और वो अपनी अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, उनका कोई दहशतगर्दी से भी ताल्लुक़ नहीं है, आप उसको इस तरीके से नेस्त व नाबूद करें। और अमेरिका जो है ना सिर्फ उसकी सरपरस्ती कर रहा है, हमारी इमदाद दे रहा है, बल्कि उसको वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके हवारी इस्लामी मुल्क है उनको भी वो अपने साथ मिला के इस मामले में खामोश कराए बैठा है। कुछ इस्लामी मुल्कों ने पहले इस पर एहतजाज भी किया था, अपने सफ़ीर भी वापस बुलाए थे, लेकिन अमली तौर पे हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। और वो महज जो था वो मीडिया के लिए एक उनके स्टेटमेंट थे। अमली तौर पे उन्होंने इसराइल के हाथ रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सारी दुनिया की तवक्कुआत रूस से लगी हैं कि शायद रूस उनका हाथ रोक सके, लेकिन इस्लामी दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल का हाथ रोकने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया सर, आपका भी ओपिनियन आ गया है। मांडा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आलमी रद्द अमल को भी इसराइल संजीदा नहीं ले रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और जिस तरह से अभी सर बात कर रहे थे कि मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी सिर्फ बयानात आ रहे हैं, अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। तो क्या ये बयानात, ये एहतजाज, ये काफ़ी रहेंगे, इसराइल को पीछे हटने पे मजबूर कर सकते हैं, या फिर इसराइल अपने कदम डटा रहेगा और अपनी ढिठाई के साथ ये कार्रवाइयाँ जारी रखेगा? देखिए, वो इतना असर तो ज़रूर ले रहा है कि जितनी अवाम एहतजाज करती है वो इतना जुल्म वहाँ जो है वो बढ़ा देता है। उसकी वजह कि एहतजाज किन के सामने किया जा रहा है? जिन्होंने सुनना अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, दूसरे बड़े बड़े जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल, वो तो उसके साथ खड़े हैं, जुल्म में शरीक हैं, पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी जो है ना कुव्वत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये किसको सुना रहे हैं कि अगर अमेरिका में या बरतानिया में या जापान, फ्रांस में जो है एहतजाज हो रहे हैं तो उनकी हुकूमतें क्या कर रही हैं? वो हुकूमतें तो उस जुल्म में बराबर की शरीक है। और जहाँ तक उम्मत मुसलमा का काम है तो उम्मत मुसलमा में आप देख नहीं रहे, वो गाने बजाने, फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल कई अरब ममालिक में जहाँ भी देखें आप, तो मेरा ख्याल है कि वो देख नहीं रहे कि वहाँ गजा के अंदर अगर मासूम बच्चियाँ, बच्चे, औरतें, बूढ़े जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो जहाँ दुनिया क्या कर रही है? मुस्लिम दुनिया असल मसला ये है कि वहाँ एहतजाजों मज़ारों का काम नहीं है। जितना बोलते हैं अभी उनका जो सकाफती कल्चर का ज़मीन जो मिनिस्टर था, उसने ओपनली कह दिया कि हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हम एटम बम जो है वो गजा के ऊपर गिरा देंगे। तो अगर ये बयान किसी और मुल्क की तरफ से आया होता, किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से आया होता, तो मुझे बताएगा क्या डिक्लेयर है उसका एटम बम? सारी दुनिया खामोश नहीं है? आपने देखा नहीं है? वो जो गैर ममनुआ जो है वेपन वहाँ वो इस्तेमाल कर रहा है, जो मिसाइल और छोटे छोटे दूसरे, तो मुझे कोई दुनिया है पूछने वाली? जंगी जराइम का जो है वो मर्तकब हो रहा है, देखकर खामोश है वो। उसकी वजह कि उसको पता है कि वो जो मैसेज दिया ना एटम बम वाला, वो खाली इसराइल के जो फलस्तीन के लिए नहीं है, वो तमाम उन ममालिक के लिए है कि जो अगर चाहते हैं कि हम इनकी सपोर्ट में कुछ बोले, कोई आवाज़ बुलंद करें या कोई हम किसी तरीके की इमदाद वहाँ फराहम करने की कोशिश करें, तो ये तमाम जो है वो सख्त मैसेज है, वो उन ममालिक के लिए भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उम्मत मुसलमान एहतजाज को छोड़े, एहतजाज भी नहीं कर रहे, ये एहतजाज कहाँ कर रहे हैं? को बयानात दे रहे हैं। जो काम अपने मुल्कों में बैठकर कर सकते हैं कि उनकी मसनूआत के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, इनमें तो वो जुर्रत नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो बाकी उन्हें इमदाद क्या करनी है? इनकी इमदाद ये है
کہ اسرائیل کے ساتھ جو امداد کرنے والے ملک ہیں وہ بیڑی بیڑے بھیج رہے ہیں, وہ جہاز, ٹینک اور میزائل بھیج رہے ہیں, اور یہاں چندے اکٹھے کر کے بولیں گے کہ ہم کفن دفن کا سامان بھیجیں گے. یہ اسلامی ملکوں کی حالت ہے. تو میرا خیال ہے ایک ایک کر کے نمبر سب کا آئے گا. جو کام جہاد سے ہونا ہے نا اس کو احتجاج سے کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کریں. جو جرت سے ہونا ہے وہ مروت سے کرنے کی کوشش نہ کرے. جو بہادری سے ہونا ہے وہ صداقتی سے کرنے کی کوشش نہ کرے. جو شمشیر سے کام ہونا ہے اس کو تقریر کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کرے. میرا خیال ہے کہ ابھی مسلم جو ہے نا یہ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب کے اوپر وہ حملہ آور ہوں گے, تو ان کو تھوڑا سا غیرت کا مظاہرہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا مانڈا صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. اسد کھلل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ کشیدگی کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی, غیرت کیا رہی ہے, ضمیر ان کا مر چکا ہے. اور یہ 2 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہیں, 60 ملک ہیں, 60% سے زیادہ ان کے پاس وسائل ہے, اور یہ تیل دے رہے ہیں, ایندھن دے رہے ہیں فلسطین کے جو معصوم خواتین, بچے اور بزرگوں کے اوپر جو ہے جس سے وہ ٹینکوں سے اور جہازوں سے وہ بمباری کر رہے ہیں. ان کو تیل یہ ایندھن سپلائی کر رہے ہیں. یہ ان کا عالم اسلام کا کردار. اور جس طرح بالکل مانڈا صاحب نے کہا کہ ان کے کفن دفن آپ بھیجیں اور وہ لاشیں جو ہیں ان کا جو تدفین کا بندوبست کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو جس طریقے سے وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ اوپنلی کہہ رہا ہے اسرائیل کے پورے مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو ٹکرات لا کے تیسری عالمی جنگ کا وہ دھمکی دے رہا ہے, اور امریکہ اس کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے. 35 سے زیادہ جرنلسٹ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہاسپٹلوں پہ بیماری ہو رہی ہے, اور فاسفورس بمبوں کا استعمال ہو رہا ہے, کیمیکل اور جنگی جرائم جو ہے اس کا, اور نسل کشی باقاعدہ اوپنلی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نسل کشی کر رہے ہیں اور ہم ایک زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس کو پورا ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے. اور اسکولوں پر ان کی خوراک بند ہے, ان کا ایندھن بند ہے, اور اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیں گے کچھ بھی. تو اب جو جس طریقے سے وہ بربریت کر رہے ہیں, اب اس پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس طرح کے زبانی جمع خرچ سے بیان دے کے اور اس طرح کی چند تقریریں کر کے اور بیانات دے کے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ عالمی دہشت گرد اور گنڈا جو ہے پشت کے اوپر پورا مغرب ہے اور پورے عالم اسلام کو تمام کو کھلے عام وہ دھمکیاں دے رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ باری باری یہ انتظار کر رہے ہیں, اس طرح بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں بچ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے باری باری سب کو اس طرح سے کریں گے, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جتنے جو کہ ہیں یہ کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ باری باری جو ہے. اچھا اسد کھلل صاحب, جیسے ابھی مانڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کرنا بھی ایک عملی اقدام ہے جو کہ مسلم ممالک کر سکتے ہیں. اگر مسلم ممالک یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسلم ممالک کا سٹانس بہتر ہوگا یا مضبوط ہو پائے گا؟ میں کہتا ہوں اگر صرف یہ ان کا تیل بند کر دیں, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں, ان کے سفرا جو ہے ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیں, اپنے جو سفرا ہے ان کے ملک سے واپس بلا لیں, تو یہ 2 دن کے اندر جو اسرائیل جو ہے گھٹنوں پہ آ جائے گا. لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ تو خود جو ہے یہ منافقتوں کا شکار ہے, اپنی کمزوریاں جو ہے شکار ہے, اور یہ جو ہے اندر کھاتے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ OIC فورم ہو یا عرب لیگ ہو یا جس طرح ممالک ہو اسلامی, اس منافقت کی وجہ سے اس کو شے ملی ہوئی ہے, اور مغرب اس کے پوری طرح ساتھ ہے, اور عالم اسلام جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا اسرائیلی حکومت عالمی مظاہروں کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ صرف 15% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 85% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.